हाँ नमस्कार। मैं इस लेक्चर को बना रहा हूँ इसी वजह से कि आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखा गया है का प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज एक प्रकार की ऑब्जेक्ट की वह गुण है जो ऑब्जेक्ट में दो प्रकार की प्रॉपर्टी लाती है, दो प्रकार के फेनोमेनन को प्रदर्शित करती है, दो प्रकार के इफेक्ट को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया एंड मैग्नेटिक। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया तो उसी प्रकार के फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आ जाता है, वो आपको रब करके अगर घर फ्रिक्शन की वजह से आप क्या करते हैं उसको रगड़ते हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित होता है, शो होता है, राइट। ओके, अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसको कैसे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। तो आप स्मॉल क्यू से डिनोट करें या कैपिटल क्यू से डिनोट करें, इट डज नॉट मैटर, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज की। देखिए दो प्रकार के चार्जेज हो गए, एक आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कहानी। अब इस समझिए कि अगला ये क्वेश्चन हमारा आता है कि बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहता है। तो आप समझिएगा, देखिए कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, बात सही है। कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंसेज, कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बना रहेगा, एटम से मिलकर के बना रहता है। वेरी गुड। अच्छा, और एटम के पास क्या रहते हैं, तीन मेजर पार्टिकल्स रहते हैं। फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रॉन, सेकेंड का नाम प्रोटॉन एंड थर्ड का नाम न्यूट्रॉन रहता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। क्लियर है कहानी। ओके, और किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर है कहानी। एंड सेकेंड और चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बल्कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा पार्टिकल होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को अगर आप देना है तो आप मिनिमम 4 स्टेप में इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, कोई भी एटम जो है वो किससे मिलकर बना रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना रहता है। ये एक लाइन ये हो गया। सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो आप भी अच्छे से जानते हैं। एंड थर्ड क्या होता है कि द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे जितना चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज रहेगा। अंतर इतना ही है कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज पॉजिटिव में रहेगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज निगेटिव में रहेगा। इसीलिए कैंसिल हो जाता है। जब दो आप अब जब उसको अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और यही रीज़न है कि एटम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारे पास ये सारी स्टोरी है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। तो अब बिना समय है ना गवाए हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको उतार लेंगे, कॉपी पर उतार लेंगे अच्छे से, ठीक है।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, सेकेंड टॉपिक क्या रहेगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या रहता है, मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन जो होता है, एटम में जो होता है प्रोटॉन, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्लियर है। अब सेकेंड बात करेंगे, अनलाइक चार्जेज जो होता है अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेज का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए चार्ज को आप किस डिनोट करते हैं, तो आपके पास मैथ में पढ़े होंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सिमिलरली इसमें होता है लाइक चार्जेज और क्या होता है, अनलाइक चार्जेज। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेज है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस क्यू चार्जेज है, या यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेज है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्जेज है। तो प्लस प्लस चार्जेज प्लस पॉजिटिव चार्जेज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं, दोनों निगेटिव निगेटिव चार्जेज हैं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर आपका रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बात समझ में आई। और अनलाइक चार्जेज क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर प्लस क्यू हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है। मान चलिए किसी भी सिस्टम के पास दो चार्जेज हैं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं या दोनों निगेटिव चार्जेज हैं, तो दो सिस्टम क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। अगर दोनों सिस्टम में से एक के पास निगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है, या पहले के पास पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के पास निगेटिव चार्ज है, तो दे विल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स। ये होता है कौन सा फोर्स यहाँ पर फील करेंगे ये लोग, अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे। इसी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज का। इसीलिए क्या लिखा गया है, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, बल्कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। ओके, अनलाइक जो चार्जेज होता है, जो अनलाइक चार्जेज होता है वो क्या क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो लाइक चार्जेज होते हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। तीसरी कहानी होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, संरक्षित रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब जैसे एनर्जी कंजर्व रहता है, जैसे मास कंजर्व रहता है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैंने कंजर्व्ड का मतलब होता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर, है ना, डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है। और फोर्थ ये प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी ये क्वांटिटी होता है। देखिए लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। स्केलर क्वांटिटी दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि हो गया चार्ज, हो गया टाइम, हो गया मास, हो गया आपका, है ना, ये सारी चीज़ें जो हो गई, स्पीड हो गया, है डिस्टेंस हो गए, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, है ना। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, आई डोंट हैव एनी डायरेक्शन, आई नीड ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड to represent those kinds of physical quantity, so that physical quantity is called scalar physical quantity. another होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसीलिए जो चार्ज होता है, चार्ज को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की। इसीलिए चार्ज क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ ई। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड के रूप में होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ ई के रूप में होता है। अब ई क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए ई को कहा जाता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यही क्या है, ई है। और इस ई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ में आया। कूलाम को आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो क्या होगा, ई क्या है, ई आपका जो यहाँ पर ई है, जो चार्ज जो होता है मल्टीपल ऑफ ई के रूप में रहता है। वो चार्ज ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। और इस ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। अब समझेंगे तो अगर फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। लेकिन प्रोटॉन पे कितने चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन के लिए इतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है प्लस में। क्लियर है। इसीलिए एक एटम में जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे माइनस में, उतने ही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे प्लस में। दोनों को सम अप करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यही रीजन है कि एटम इज एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके वजह से एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब दूसरी बात यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड। एक ये मतलब हो गया क्वांटाइज्ड का। हमने हिंट क्या दे दिया कि मल्टीपल ऑफ ई के रूप में रहता है। तो ई क्या है, तो ई यही है, दिस इज ई। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्चुअली में मल्टीपल ऑफ ई का क्या मतलब हो सकता है, या क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हो सकता है। तो देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दूं। आप इस लेक्चर को, आपके लिए लेक्चर बनाया जा रहा है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए, इसको कॉपी पर नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के पहले इस लेक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक। अब देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। मैं सिर्फ क्वांटाइज्ड या मल्टीपल ऑफ ई के बारे में बात करूंगा। देखिए आप पढ़े होंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। उसमें जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, बताइए। बिल्कुल होता है। an को ही क्या बोलेंगे, nth टर्म कहा जाता है। और इस a को क्या कहा जाता है बालक, फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। ओके। d को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। n को क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। एपी को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड फार्मूला है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व किए होंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ ई के बारे में या क्वांटाइज्ड के बारे में। तो समझेंगे, जो भी चार्जेज है, जो भी चार्जेज है वो किसके रूप में रहता है, मल्टीपल ऑफ ई के रूप में रहता है। यानी ई का टेबल पढ़िए, 1e 2e है ना, 3e 4e 5e 6e, इस तरीके से चलता रहता है। क्लियर है कहानी। अब देखेंगे हियर क्या है, ए फर्स्ट टर्म ई है, वेरी गुड। और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म होता ही होता है। मैथ्स में आप पढ़ेंगे तो कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा। यानी कि डी की वैल्यू भी हमको क्या मिला, ई ही मिला। ठीक है। अब यहाँ पर आप nth टर्म का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे तो क्या है, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू आपका ई है, n-1, डी की वैल्यू कितना आपका ई है। देखिए तो ई हो जाएगा प्लस n इंटू ई, ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर 1 इंटू ई, प्लस माइनस ई से प्लस ई विल बी
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एन ही मिलेगा, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या मिलेगा, एन ही मिला। इसी ए एन को बच्चों क्या बोल देते हैं, चार्ज बोलते हैं। इसी का मतलब होता है क्वांटाइज्ड, इसी का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ ई। तो समझिए हमने क्या पाया, एन एच टर्म कितना पाया, एन ही पाया। क्लियर है कहानी। इसीलिए इसी एन को क्या कहा जाता है, क्यू कहा जाता है, और क्यू इक्वल टू आपको क्या मिला, एन ही मिला। अब इसको यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। क्विक रिवीजन में बहुत कम समय लेकर के रिवाइज कराया जाता है, जिससे कि आपको समय का, आपके पास समय का बचत रह जाए। वेयर 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 क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है। एन क्या है, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं इसका है। और इसी ई की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। तो ये मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। तो हमको क्या आउटकम मिला, हमको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला, जिसका नाम क्या है, Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है। ओके, क्लियर है कहानी। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट है ना, स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, समझिए। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया बच्चों, ये आपका टॉपिक रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सो एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कूलाम, COULOMB, ठीक है। और कूलाम को करके बार बार COULOMB थोड़े लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल C, स्मॉल c लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहता है, आपका कूलाम रहता है। अब कुछ नोटेशंस हैं जिसको आपको है ना नोट है, कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम को क्या लिखेंगे, 1 MC लिखेंगे। और 1 MC का मतलब हो जाएगा 10⁻³ कूलाम के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये हो गया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को कैसे लिखेंगे, 1 म्यू सी, इसको क्या बोलेंगे, म्यू, क्या बोलेंगे इसको, म्यू बोलेंगे। और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। कौन से, आप जानते हैं कि Q इक्वल टू एन होता है, हमारे पास एक ही फार्मूला में आया है। कौन सा फार्मूला है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। क्लियर कहानी। आप जानते हैं कि 1 कूलाम जो है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 कूलाम की इक्वल दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको कैलकुलेट करना है। और ई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, क्या होता है बालक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। देखिए ये भी कूलाम है और ये भी कूलाम है, इसीलिए कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यही रीजन है कि जो एन के पास कोई यूनिट नहीं रहता है, एन हैज नो यूनिट। एन क्या है कि यूनिट लेस प्रॉपर्टी है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आप इधर डिवाइड है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल हो जाएगा। -19 गया ऊपर तो क्या हुआ, 1.6 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, प्लस में 19 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। और एक चीज़ आप दिमाग में रखना, एक चीज़ आपको याद करना है, वो क्या याद करना है, वो याद ये करना है कि 1.6 1/1.6 की वैल्यू क्या रहता है, 0.625 रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया,
न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, बहुत कम समय लगा करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी सी कहानी आप याद रखेंगे कि 1/1.6 की वैल्यू कितना होता है, 0.625 होता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, 1/1.6 को क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट है ना, 0.625 सॉरी 0.625 0.625 इंटू 10 प्लस में क्या रहेगा 19 गुलाम रहेगा। अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हो गया 6.25 इंटू 10 कितना गुलाम हो जाएगा 18। एक इधर से माइनस हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में होंगे, 1 कूलाम ऑफ चार्ज में होंगे। यानी कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 2 कूलाम ऑफ चार्ज में 2 से आप यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें होती है। 3 नंबर ऑफ 3 कूलाम ऑफ चार्जेज में यहाँ पर 3 लिखिए। देखिए 1 कूलाम है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अगर ऐसा ही अगर क्वेश्चन आता है, मान के चलिए 4 कूलाम ऑफ चार्जेज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, सीधे देखिए, सीधे आपको क्या कर देना है, या तो कर देना है 6.25 इंटू 4। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। कैसा करेंगे, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इजिकल टू एन इंटू ई। क्यू की वैल्यू दिया है 4, एन निकालना है, ई की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻19। सो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/1.6 इंटू 10⁻+19 यहाँ पर लिखा गया है। और आप जानते ही हैं कि 1/, सुनिए इधर, इस पूरे कथा को कैसे लिखेंगे, 1.6 इंटू 4 इंटू 10⁻19। 1.6 की वैल्यू कितना हमने बताया है 0.625। तो आपका हो जाएगा 0.625 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, वो क्या है, 1/1.6 की वैल्यू क्या होता है 0.625 होता है। तो एक छोटे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है कहानी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना जरूरी है। नोट करिए इसको। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। देखिए सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके आधार पर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब कि किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू कैसे चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का कंडक्शन होता है। एक पॉइंट से सपोज ये अगर कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल के थ्रू कैसे चार्ज का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, एक आपके सब्सटेंस को कैटेगराइज्ड किया, क्लासिफाइड किया। तो कितने रूप में किया हमने, मेनली एक प्रकार का हो गया फर्स्ट है, हमने इसको क्लासिफाइड किया। तो फर्स्ट हमको क्या मिला, इंसुलेटर मिला। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये टोटली बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दिज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ही ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अब रबड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया। तो जो भी लाइनमैन होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेटर के ग्लव्स को पहन करके अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। बिना ग्लव्स का, बिना प्लास्टिक मटेरियल का यूज किए आप, है ना, लाइन का काम, बिजली का काम, करंट का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के मटेरियल को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर कहा जाता है। सेकंड आपकी कहानी क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का क्या मतलब हो गया कि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस रहता है। मेन आप की पॉइंट याद कर लेंगे, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री चार्जेज आर अवेलेबल, बट सेमीकंडक्टर में स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेज आर अवेलेबल इन दैट मटेरियल। इसीलिए इसमें क्या होता है कि स्मॉल या सर्टेन एक्सटेंट में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट होता है। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या है, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स है, सिलिकॉन हो गया एंड जर्मेनियम हो गया।
और थर्ड आपकी कहानी क्या हो जाती है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ करोड़ों अरबों लाखों के रूप में क्या रहते हैं, आपके फ्री चार्जेज अवेलेबल रहते हैं। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेज क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, ये जो होता है, इस डिज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। तो कंडक्टर के थ्रू हमने क्या जाना, ये कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इंसुलेटर के थ्रू नहीं होता है, सेमीकंडक्टर के थ्रू बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो आपको कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, सारे मेटल्स में के थ्रू क्या कर सकते हैं, चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मोल्टेन साल्ट के थ्रू चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं। तीसरी बात होती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू चार्ज का फ्लो आप करा सकते हैं। ये प्रकार के चार्ज का फ्लो करवाने के आधार पर सब्सटेंस को हमने मैक्सिमम या मिनिमम 3 प्रकार से कैटेगराइज किया। इसको आप नोट कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगला जो फोर्थ टॉपिक है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो समझिए कि अगर ये आपका चार्ज है प्लस क्यू कूलम का क्या है, चार्ज है। इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझे बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको बताया जाएगा। तो ये आपका चार्ज है, चार्ज का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर हमको क्या कर देना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। क्लियर है कहानी, तो समझिए क्या है, ये चार्ज है जिसका चार्ज का जो पावर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखा है, यहाँ तक ये इतना रीजन हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें करना क्या है कि एक दूसरा जो चार्ज है, मान के चलिए क्यू नॉट कूलम का दूसरा कोई चार्जेज है। ये चार्ज क्या है, इसका एक कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इसका एक और क्वालिटी ये है कि ये यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, +1 कूलम का चार्जेज होता है, +1 कूलम का चार्जेज होता है। तो हम क्या करेंगे, कहानी ये है कि इनफाइनाइट पर रखी हुई पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से हम चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उपस्थित किसी एक पॉइंट पर लाने में जितना काम किया जाएगा, किसके द्वारा, इसी चार्ज के द्वारा जो काम किया जाएगा वही एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है कहानी, क्या हमने समझा कि ये चार्ज है, चार्ज के अराउंड ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उपस्थित है, ठीक है कहानी, उस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है कहानी, तो हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज माने 1 कूलम का चार्ज इनफाइनाइट पर स्थित है। वहाँ से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से आपके पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा बालक, पॉजिटिव यूनिट चार्ज के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के वर्क डन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ना, इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है क्या होता है बालक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में पॉजिटिव यूनिट चार्ज के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, दैट वर्क डन इज ऑल्सो क्या कहा जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। बालक इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी से, किसे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल वी से डिनोट किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे डिनोट करेंगे, वी से। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्यू इक्वल टू यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था। चलिए इसको इक्वेशन नंबर, वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक है, तो इसको आप नोट करेंगे जल्दी।
हाँ, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसा यूनिट का। देखिए हमेशा ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकालना पड़ता है, और इसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया है। वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्जेज रहता है। वर्क डन को W से लिख सकते हैं, चार्ज को Q से लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये क्या बल मिल गया आपको, फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। क्लियर, ओके। सो हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप सिर्फ पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पोटेंशियल लिखिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या हमारे पास फार्मूला मिला, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। v इक्वल टू कितना मिला, डब्ल्यू अपॉन क्यू मिला कि नहीं मिला, ओके। अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ v। v का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए यानी कि v का मतलब हो गया पोटेंशियल का ऐसा यूनिट। v को हम पोटेंशियल लिखते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन एसआई यूनिट ऑफ कूलम। क्लियर है, आप सभी जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल हो गया, और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम। जूल पर कूलम को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जूल पर कूलम। क्लियर है कहानी, और एंड दिस जूल पर कूलम, दिस जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। क्या इसको कहा जाएगा, वोल्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वोल्ट कहा जाएगा। जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ आपका जो पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसका क्या यूनिट होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है बालक, वोल्ट होता है। तो मेनली आपको बार बार कौन सा लिखना है, क्या लिखना है, वोल्ट लिखना है, ये आप यूज में करेंगे। जूल पर कूलम लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्ट लिखेंगे बहुत बार, मेनी टाइम्स यू विल यूज वोल्ट एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट हो गया। सो जूल पर कूलम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करें इसको। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है समझिए। क्या है कि आप सब चूंकि आप जानते हैं 1 वोल्ट होता है, सो आप जानते हैं v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू हमारा फॉर्मूला होता है। v इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू होता है। वेरी गुड। अब v की जगह पर v की वैल्यू 1 लाना है, v की वैल्यू क्या लाना है, 1 वोल्ट लाना है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको w इक्वल टू 1 जूल जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 जूल आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर 1 चाहिए तो q इक्वल टू 1 कूलम आपको चाहिए यहाँ पर। बात समझ में आ गई। देखिए v की वैल्यू 1 पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो w की वैल्यू 1 रहेगा और q की वैल्यू 1 रहेगा, या तो जो वैल्यू w का रहेगा, वर्क डन का रहेगा, वही वैल्यू कुल चार्ज का भी रहेगा। अगर वर्क डन 2 जूल है तो चार्ज भी 2 कूलम रहना चाहिए। अगर वर्क डन 5 जूल है तो चार्ज भी 5 कूलम का होना चाहिए। क्लियर है कहानी। तो आप समझेंगे कि अगर 1 जूल कार्य करने के लिए, 1 जूल कार्य करने के लिए मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को, और कौन सा कूलम होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट कूलम, पॉजिटिव यूनिट चार्ज होना चाहिए, राइट। सो पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक, उस पॉइंट पर हमको क्या लाना है, चार्ज को लाना है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। क्लियर है कहानी। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होगा उस पॉइंट पर हमको काम करना है। क्लियर है कहानी। तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में क्या, समझिए मेरी बात को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट को यानी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में
अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट के इक्वल होगा। लिखा गया है इफ 1 जूल ऑफ वर्क, देख रहे हैं आप, 1 जूल ऑफ वर्क, इधर मैंने इसको हैशटैग दे दिया, 1 जूल ऑफ वर्क इज डूइंग इन मूविंग 1 कूलम ऑफ, देखिए यहाँ पर 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इनफाइनाइटी टू डेट पॉइंट। इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पर लाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है कहानी? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है, ऐसे ही कहीं भी नहीं डिफाइन किया जाएगा, पॉइंट पर डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है कहानी? तो उस पॉइंट पर क्या करेंगे? 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पर लाने के लिए, कहाँ से? इनफाइनाइट से। अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो इस प्रकार के पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा? 1 वोल्ट कहा जाएगा। नोट में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एक प्रकार कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे कह सकते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि देखिए वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, डेफिनेटली पोटेंशियल विल आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ अगला डेफिनेशन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या रहेगा बालक? पोटेंशियल डिफरेंस का आपका डेफिनेशन रहेगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या किया? चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ला दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चार्ज को इनफाइनाइट से हमने कहाँ ला दिया? मान के चलिए अगर ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वेरी गुड। और जब यहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पर आ गया, तो पॉइंट बी पर आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? पॉइंट बी पर वी बी हो गया। और हमको क्या करना है? वी ए पर लाना है, मैंने पॉइंट ए पर लाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो चार्ज को बी से ए तक कैरी करना है। देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से और उस पॉइंट तक लाना है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ला रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बहुत वेरी गुड। बट अब क्वेश्चन ये है कि अब इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज आ गया है, अब इस पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज को हमको इस पॉइंट तक लेकर के जाना है, यानी बी से ए तक लेकर के जाना है। तो जितना वर्क चाहिए उसी वर्क को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल P फॉर पोटेंशियल, D फॉर डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, इट विल टेक अ टाइम, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपान, जो फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वही फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो समझिए, अब यहाँ से यहाँ तक कैरी करने में जितना वर्क डन हमको लगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है कहानी? तो इस चीज को आप लिख लेंगे, ठीक। ओके, एक और चीज आप समझेंगे कि जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वही होता है जो पोटेंशियल का होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन की जरूरत पड़ती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको P.D से डिनोट किया जाता है। शॉर्ट टाइम लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। इसका भी यूनिट वही होता है जो पोटेंशियल का यूनिट होता है, सिंपली वोल्ट होता है। ओके ओके, तो चलिए नोट में पढ़ेंगे। नोट नंबर फर्स्ट क्या है? इसके आगे नोट नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए
पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी होता है वो किस पर माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो हाई पोटेंशियल पे होता है। जो भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, और जो भी निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है इस साइड टू बी एट लो पोटेंशियल होता है। क्लियर है कहानी? तो समझिए, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो किस पर होगा, ये हाई पोटेंशियल पे होगा। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर होता है, निगेटिव चार्ज बॉडी होता है, तो कितने पोटेंशियल पे होता है, लो पोटेंशियल पे होता है। तो आपको ध्यान रख देना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल हाई होगा, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल लो होगा। हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड, है ना। पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज सेड टू बी एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी इज सेड टू बी एट लो पोटेंशियल। क्लियर है कहानी? अब देखेंगे यहाँ पर एक मेटल वायर हमने लिया आपके एग्जांपल के लिए। अब जानते हैं कि मेटल्स हैविंग मेटल्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेज। करेक्ट है। तो किसी भी कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, मेटल वायर यहाँ पर लिखा है मेटल वायर। मेटल वायर का मतलब हो गया कंडक्टर होगा। ओके, तो अगर कंडक्टर होगा तो इसके पास निगेटिव चार्ज भी रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे। अंतर यह है कि नेगेटिव चार्ज बिलियंस एंड बिलियंस से भी रहेंगे, करोड़ों अरबों की संख्या में नेगेटिव चार्ज रहते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नेगेटिव चार्ज रहते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह स्टेबल रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज विल ऑक्यूपाई देयर फिक्स्ड पोजीशन विद इन द मेटल वायर। करेक्ट है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज जहाँ है वहीं पर है, पॉजिटिव चार्ज विल नॉट मूव टू ईच अदर। मेटल वायर में पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है वहीं पर स्टेबल है, वहीं पर फिक्स्ड पोजीशन है उनका। मेटल वायर में, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज विल नॉट मूव, पॉजिटिव चार्ज अपने पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। तो क्या होगा इसमें जो देखिए, मेटल वायर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी रहते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अपने पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, निगेटिव चार्ज अपने पोजीशन को छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास फ्री एनर्जी रहता है। तो कि मान लीजिए चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐसे चल दिया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया। सो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग रैंडम मोशन, देख पा रहे हैं, रैंडम मोशन, दे डोंट हैव अ फिक्स डायरेक्शन टू मूव, राइट। तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मेटल वायर की ये कंडीशन रहता है कि मेटल वायर में केवल और केवल फ्री चार्ज ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, जो बहुत सारे संख्याओं में होते हैं। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनका पोजीशन क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करते हैं। क्लियर है? इस नोट को आप उतार लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमने दो मेटल स्फीयर ले लिए। एक मेटल स्फीयर हमने ले लिया ए और दूसरा मेटल स्फीयर ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया वी। मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसीलिए ये हाई पोटेंशियल पे होगा। और जो मेटल स्फीयर जो बी है ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, इसीलिए लो पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है कहानी? अब इन दोनों स्फीयर को यहाँ पर स्टैंड लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टैंड हो जाएगा। स्टैंड आपका इंसुलेटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलेटर का हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर ए और बी है, एक हाई पोटेंशियल पर, एक लो पोटेंशियल पे है। जो हाई पोटेंशियल पे होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो लो पोटेंशियल पे वो निगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों को हमने क्या किया, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब कनेक्ट कर दिया तो हम ये क्या करेंगे, मान के चलेंगे ये एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंतर एक मान लेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। देख पा रहे हैं सर्कुलर दिख रहा है, तो सर्कुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है मैंने बताया था कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करेगा। कौन मूव करेगा? निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही मूव करेंगे। तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल मन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। कहाँ से? बी से, बी है, दिस इज बी ना, दिस इज बी एंड दिस इज ए। बी से ए के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव करना शुरू करेगा। बी से ए के तरफ चार्ज, यानी चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है कहानी? और
चार्ज की डायरेक्शन क्या है, चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन जो होता है वह अपोजिट होता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कहानी। तो ये आप करंट को आप स्मॉल आई से लिखिए या कैपिटल आई से लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप डिनोट कर सकते हैं। देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। ऑलवेज कीप इन माइंड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, देखिए क्या आपको दिमाग में रखना है, चार्जेज विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पॉइंट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पॉइंट। लेकिन बट करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट विल, है ना, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। ये आप डेटा दिमाग में रखेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ, देखिए फ्लोइंग ऑफ चार्जेज का मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सो चार्जेज आर फ्लोइंग ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज बोथ आर सेम, एंड दैट विल बी फ्रॉम, है ना, लोअर पोटेंशियल बॉडी टू हायर पोटेंशियल बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। लेकिन जो करंट होता है, करंट फ्लो फ्रॉम ऑलवेज हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। अब समझिए कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है वो क्या है, आपका वी ए है, और यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है वो क्या है, आपका वी बी है। वी ए एंड वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस देखिए, अब आप इस पूरे फिगर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे फिगर में आप ये समझेंगे, क्या समझेंगे कि वी ए ज़्यादा है और वी बी क्या है, कम है, क्योंकि वी ए का पोटेंशियल हाई और वी बी का पोटेंशियल क्या है, लो है। और करंट हमारे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि चार्ज हमारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हायर पोटेंशियल, ज़्यादा में से ही कम को निकाला जाता है। तो ज़्यादा क्या है, देखिए ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ज़्यादा का मतलब हो गया वी ए ज़्यादा रहेगा, वी ए ज़्यादा है और वी बी क्या है आपका, कम है। तो ज़्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल के माइनस करने को की व्यवस्था को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ज़्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल को माइनस करने की ही व्यवस्था को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये आपका हो जाएगा W अपान क्यू, क्या हो जाएगा, W अपान क्यू हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज लिखा गया है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यह एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। अगर कितने अमाउंट ऑफ, देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज, व्हाट इज द करंट, करंट इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में। इस ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू एक सेकेंड में, है ना, कितने चार्जेज फ्लो कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट बोलेंगे। लेकिन चार्ज का मतलब करंट मत समझिएगा, चार्ज का मतलब करंट नहीं समझना है। क्या समझना है, अगर चार्ज एक सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फ्लो होता है तो उसको करंट बोलेंगे। अगर चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू एक सेकेंड में जितना फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अमाउंट ऑफ नेट चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। क्लियर है, सो करंट को आप स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से, पूरा पॉइंट को लिखना जरूरी है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी है ना, वी आई, वी बी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया और हमारा ये पॉइंट हो गया। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की व्यवस्था ये रहता है, हमेशा हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए इसको।
चलिए अब बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ करंट का। तो करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज। क्या है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, मेटल वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर नेट चार्ज 1 सेकेंड में जितना फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बालक? करंट बोलेंगे। तो करंट एक्चुअली क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज। व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेज। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमको ये तीसरा नया फार्मूला मिल गया। कौन कौन से कितने फार्मूला हमने पढ़ लिया? पहला हमने फार्मूला पढ़ा क्यू इक्वल टू एन ई पढ़ा। सेकेंड फार्मूला क्या पढ़ा? वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा। और थर्ड फार्मूला ये है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये तीन फार्मूला हमने बहुत सक्सेसफुली पढ़ लिया। सो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या पाएंगे आप? आई टी पाएंगे। क्या पाएंगे? आई इंटू टी पाएंगे। क्लियर है? सो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1A है क्योंकि ये 1 से ही तो आया है, तो 1A हो गया। अब हम बात करेंगे एस आई यूनिट ऑफ, है ना? क्या बात करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ आई, माने करंट का एसआई यूनिट की बात करेंगे। चाहे सबसे पहले हम बात कर लेंगे अब देखिए Q इक्वल टू आई टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हो गया। सिंस Q इक्वल टू एन ही हो गया इक्वेशन नंबर, आप मान के चलिए क्या है? ये सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे दोनों ही तो चार्ज है, दोनों इक्वल टू, पहला क्या है? Q इक्वल टू आई टी है, सेकेंड क्या है? Q इक्वल टू एन ई। दोनों तो Q ही है, दोनों ही तो चार्ज है। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, विल गेट आई टी इजिकल टू एन ई। क्या मिलेगा हमको? आई टी इजिकल टू एन ई मिलेगा। अब इसमें कितने अननोन क्वांटिटीज है बालक? देखिए तो हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज आर देयर इन दिस इक्वेशन? 1 2 एंड 3। ई की वैल्यू हमको पता रहता है वेयर। अब हमको अगर आई की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? एन ई अपॉन टी कर लेंगे, हम ट्रांसफर करके इसको हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो अब इसका नोटेशंस क्या है समझिए, वेयर। और चौथा फार्मूला हमको क्या मिल गया? चौथा फार्मूला हमको मिल गया, है ना? आई टी इजिकल टू एन ई। ये हमारे 4 फार्मूले अब तक हमने हासिल कर लिया। क्लियर है? वेयर आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? करंट। आई इजिकल टू क्या है? करंट है। क्लियर है? ओके। टी इजिकल टू टाइम है इन सेकेंड। क्यू क्या है? टाइम इन सेकेंड है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ई क्या है बालक? ई आपका है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होगा। ये हमारे नोटेशंस है जिसका यूज करना है। अब हम बात करेंगे एस आई यूनिट ऑफ करंट का। क्या बात करेंगे? एस आई यूनिट ऑफ करंट। ओके। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट अगर निकालना है तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमको चाहिए और एसआई यूनिट ऑफ टाइम भी चाहिए। तो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है? सो एसआई यूनिट ऑफ करंट विल बी इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ओके। चार्ज का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? कुलाम। और टाइम का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? सेकेंड। तो आपका हो जाएगा कुलाम पर सेकेंड। कुलाम पर सेकेंड। कुलाम पर सेकेंड, है ना? सो देयरफॉर कुलाम पर सेकेंड इज ऑल्सो, है ना, नोन एज एम्पियर। क्या बोलेंगे इसको? एम्पियर बोलेंगे। और इसी एम्पियर का शॉर्ट टर्म में ए से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाएगा? ए से डिनोट किया जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? कुलाम पर सेकेंड होता है। और कुलाम पर सेकेंड को क्या लिखा जाता है? एम्पियर लिखा जाता है। और एम्पियर को शॉर्ट टर्म में ए लिखा जाता है या ए एम पी लिखा जाता है। या क्या लिख सकते हैं आप? ए एम पी। या आपको अगर ज़्यादा समय है तो आप ए एम पी यारी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट इजकल टू कितना हो गया? आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं। अब तक हम 4 फार्मूला कवर कर पाए हैं। इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे विल डिस्कस। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब हम बात करेंगे, है ना, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इसको आप कॉपी करिए।
हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, देखिए आप आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। जैसे हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया वैसे ही 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अब यहाँ पर हमको 1 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है, तभी तो 1 एम्पियर होगा ना जी। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू 1 कूलम मानना पड़ेगा और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड मानना पड़ेगा। अगर हम पुट करें क्यू इक्वल टू 1 कूलम, टी इक्वल टू, नाउ पुटिंग, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग क्यू इक्वल टू 1 कूलम एंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन विल गेट आई इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी वायर के थ्रू करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये तब कहा जाएगा जब उस वायर के थ्रू 1 कूलम के चार्जेज फ्लो हो रहे हैं, है ना, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर 1 कूलम ऑफ चार्जेज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, है ना, इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। क्लियर है, ओके। इसको आप लिखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे।